कहानी की शुरुआत में हम लोग को एक स्टोरी बताई जाती है। तो होता क्या है, पुराने समय से कुछ डिवाइन्स थे जिनको कि एब्सोल्यूट्स कहा जाता है। तो ये जो एब्सोल्यूट्स थे, इन्होंने बहुत सारे अनगिनत यूनिवर्स बनाए और जो अलग अलग यूनिवर्स थे वहाँ पे अलग अलग एब्सोल्यूट्स थे और वहाँ पे उन्होंने काफी सारे अनगिनत बहुत सारे क्रिएशंस बनाए। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भगवान है ये जो एब्सोल्यूट्स हैं और इन्होंने ही यहाँ पर सब कुछ क्रिएट किया है अपने अपने वर्ल्ड में। एंड वहाँ पर वो लोग जितने मर्जी चाहे जो मर्जी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी वो वहाँ पर कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में काफी सारे मटेरियल्स, काफी सारे साउल्स और काफी सारे लॉज अपीयर्ड हुए। दूसरी तरफ जो एब्सोल्यूट्स काफी ज्यादा अपने आप को बोर फीलिंग कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि भाई हम तो बोर हो रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए नए नए सोर्स ढूंढे। और वो जो नया एंटरटेनमेंट का सोर्स था वो लोग उस वॉर को देखते थे जिस वॉर को उन लोगों ने बनाया है। तो बेसिकली वो लोग अपनी ही दुनिया को देखते थे कि उन लोगों ने जो दुनिया बनाई है वहां पर ही लोग एक दूसरे को निपटाए जा रहे हैं, खत्म करे जा रहे हैं। तो जिस वॉर को उन लोगों ने बनाया था वो लोग उसी वॉर को देखते थे और अपने आप को एंटरटेन करते थे। और जो एब्सोल्यूट्स थे ना, उनको ये सब कुछ देखने में काफी ज्यादा मजा आता था, क्योंकि यहाँ पर जो उनके क्रिएशंस थे वो आपस में ही उन लोगों ने जो जोन बना रखा था, वॉर जोन, उसके अंदर ही फाइट करते थे और मारे जाते थे। और ये सब कुछ सिर्फ किस लिए होता था? एंटरटेन के लिए, ताकि उनके जो एब्सोल्यूट्स हैं उनको एंटरटेन मिल सके, वो लोग एंटरटेन कर सके अपने आप को, उन लोगों को बस मजा आता था। लेकिन तभी एक इंसिडेंट होता है, एक एब्सोल्यूट को उसके ही क्रिएशंस के द्वारा उसका मर्डर कर दिया जाता है। यानी जिस चीज को उस एब्सोल्यूट ने बनाया था वही चीज उसको मार देती है। तो जिस यूनिवर्स की ये लोग बात कर रहे हैं वो जिनवू का ही यूनिवर्स है, जिसकी स्टोरी हम लोग आगे बात कर लेंगे। और जो अदर एब्सोल्यूट्स थे, बाकी जो एब्सोल्यूट्स से अलग अलग डायमेंशंस के, वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग बस इस वॉर को देख रहे थे, जहां पर एक वर्ल्ड जो कि अपना मास्टर खो चुका है। लेकिन जो बाकी एब्सोल्यूट्स थे उन लोगों को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ा कि वहां पर क्या हुआ। वो लोग तो उस चीज की कोई परवाह नहीं कर रहे थे कि उनमें से जो एक एब्सोल्यूट्स है वो मारा गया। एक ऐसी दुनिया जिसके पास कोई मास्टर ही नहीं है, और वो लोग सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे थे, सिर्फ एक चीज, कि एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी पावर जिसके पास कोई उसका ऑनर ही नहीं है, उसका ऑनर अब कौन बनेगा। और ये पावर सिर्फ उसी को मिलेगी जो कि सबसे पहले उसको हथियार लेगा, जो भी सबसे पहले उसको ले लेगा। और जो बाकी एब्सोल्यूट्स हैं वो बस इस वॉर को देख रहे हैं कि आखिरकार वो पहले कौन लेगा। और वो सीन वहीं पे कट होता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं। तो एक्चुअली में इस स्कूल के अंदर जिनवू का बेटा सांग सूहो पढ़ता है। सांग सूहो अपने फ्रेंड्स को बताता है, मेरे को वांगगुक आर्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो मैं वहां पर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। जिसपे उसके जो बाकी दोस्त होते हैं कहते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर वो काफी तेजी से हंसने लगता है। उसके जो दोनों दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि कैसे यार, कैसे भाई, तेरे को कैसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसका दूसरा दोस्त बेचारा रोते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे को अपना एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। सांग सूहो चिल्लाते हुए हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मैं इस जगह से, इस हेल से फ्री हुआ। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो कि सांग सूहो को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए कहता है कि ओह, तो फाइनली तुमको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो असल में इस लड़के का नाम ली इंच्यूल होता है, तो हम लोग इसको ली कहेंगे। ली सांग सूहो से कहता है कि मेरे को लगा नहीं था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट भी है, वैसे तुमने ड्राइंग कब से स्टार्ट की? जिस पे सांग सूहो ली को कहता है किम सियोचुल तुम फिर से? अरे नहीं यार। जिस पर ली उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं किम नहीं हूँ, मैं ली हूँ। जिस पे सांग सूहो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? ली जिनवू के बेटे सांग सूहो से कहता है कि मैं तुमको थैंक्स कहना चाहूंगा। मेरा प्लान था कि मैं इस पूरे स्कूल के ऊपर राज करूं, इस पे डोमिनेट करूं, लेकिन तुमने मेरे इस प्लान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जिस पे सांग सूहो से कहता थैंक्स, तुम थैंक्स मेरे को इस चीज के लिए कहो कि तुम यहाँ से सेफली ग्रेजुएट हो रहे हो। इन दोनों की बात सुनकर उन्हीं की क्लास में बैठी जो दो लड़कियां होती हैं, उनमें से एक लड़की कहती है कि आखिरकार इस ली को क्या है, ये हर बार इस तरीके से इसका मजाक क्यों बनाता रहता है, और आखिरकार ग्रेजुएशन से पहले इसको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। तभी जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि हरदम वो यहाँ पर एक ऐसे इंसान को क्यों बुली करता रहता है जिसने कि अपने दोनों पेरेंट्स को होने के बावजूद भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो एक्चुअली वो यहाँ पे सांग सूहो की बात कर रही होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सांग जिनवू और मिस चाइन कब मर गए, तो उसकी जो स्टोरी है हम लोग को आगे पता चलेगी, तो आप लोग स्टोरी में बने रहिएगा, आगे पता लग जाएगा हम लोगों को। तो इस कहानी में तो यही क्लियर है कि यहाँ पर जो सांग सूहो है उसके जो पेरेंट्स है दोनों के दोनों वो
खत्म हो चुके हैं। तभी ली जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में सांग सूहो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि सांग सूहो, और उसको एक पंच हिट करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। हालांकि सांग सूहो को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसके पंच से, उसके अटैक से बच जाता है। सांग सूहो ली को कहता है कि क्या तुम जब तक हम ग्रेजुएट नहीं हो जाते हैं तब तक शांत रह सकते हो, और सांग सूहो ली को एक पंच भी देता है जिसकी वजह से उस बेचारे के नाक से थोड़ा सा खून निकलने लग जाता है। लेकिन वो सांग सूहो से कहता है कि मेरे को तुम्हारे पंच से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, और काफी ज्यादा तेजी से फिर से एक पंच सांग सूहो को मारने के लिए जाता है। लेकिन सांग सूहो किसी तरीके से इस पंच से भी बच जाता है, और ली का ये जो वाला पंच था सांग सूहो को बिल्कुल जस्ट करीब से जाता है, जिसको देखकर बाकी जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक्चुअल में ली ने इतनी ज्यादा तेज से वाला पंच मारा होता है कि सामने जो लॉकर होता है भाई वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा वो भाई ये सांग सूहो के नहीं लग गया, नहीं तो भाई उसकी तो हालत खराब कर देता है पहला पंच। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिन्वो का जो बेटा है सांग सूहो, उसके पास अभी पावर्स नहीं है और इसीलिए उसके अटैक से बस बच ही रहा है। लेकिन जिस दिन पावर आएंगे ना, आप लोगों को मालूम है भाई इसकी गंदी वाली धुलाई करेगा। सांग सूहो भाई उसकी ये वाला पंच देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ली भी कह रहा होता है हाँ ये फिर से बच गया। लेकिन सांग सूहो वो तो बेचारा उसके इस पंच को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, उसके पास तो भाई बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग 2 साल बाद का सीन देखते हैं। सांग सूहो जो कि अब सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी वो वहाँ पर एक जगह पर एक बहुत बड़ा गेट ओपन देखता है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। सांग सूहो वहाँ पर खड़े होकर देख रहा होता है। तभी वहाँ पर अनाउंस करने वाला जो बंदा होता है वो सभी लोगों को बताता है कि मेन बिल्डिंग में जितने भी क्लास में लोग हैं वो सभी के सभी साइड वाली बिल्डिंग में चले जाओ, वो आप लोगों के लिए सेफ है। हंटर्स गेट के अंदर एंटर कर गए हैं रेड करने के लिए। तो जो हंटर्स थे वो गेट के अंदर जा चुके थे रेड करने के लिए, बाकी सभी लोग बाहर उन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो एक डिटेक्टिव होता है वहाँ पर खड़े एक बंदे से पूछता है कि वैसे हंटर्स को अंदर गए हुए कितना समय हो गया है, जिसपे वो बंदा उसको बताता है कि उनको लगभग गए हुए 8 घंटे हो गए हैं। आप सिचुएशन को तो देख ही सकते हैं क्योंकि एक डी ग्रेड का गेट है, उन लोगों को थोड़ा सा समय लग रहा है, बस थोड़ी ही देर में वो सब कुछ फिनिश करके आ रहे हैं। तभी कॉलेज के बच्चे और बाकी सभी जो लोग थे वो इधर उधर जा रहे होते हैं क्योंकि अब यहाँ पर हंटर्स आ चुके हैं तो वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, और इसीलिए इन लोगों को ज्यादा डर नहीं लग रहा होता। तभी यहाँ पर कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें तो जो एक लड़की होती है वो कहती है तो क्या हमारा कॉलेज क्लोज हो जाएगा, जिस पे लड़की कहती है कि अरे नहीं हंटर्स आ चुके हैं, मेरे को लगता है वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। सांग सूहो भी ये सब कुछ सुन रहा होता है, वो अपने मन में सोचता है कि एक और गेट, ये सब कुछ आज से 3 साल पहले शुरू हुआ। इस दुनिया में गेट अपीयर होना स्टार्ट हो गए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि जिन्वो ने अपने समय पर ये जो गेट ओपन का सिलसिला था इसको पूरी तरीके से क्लोज कर दिया था, टाइम को रिवर्स करके, और वहाँ पे कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करके सब कुछ बंद हो गया था ये, और लोगों को ये सब कुछ लगभग अभी 3 साल पहले ही पता चला है। तो सांग सूहो स्टोरी बताता है कि ये सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जो गेट है वो एक तरह से पोर्टल है जो कि एक दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट करता है। सांग सूहो आगे बताता है कि कुछ समय के लिए मॉन्स्टर्स जो है वो डंजन से बाहर आ जाते हैं और वो लोगों को हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए इंसानों ने भी अपने आप को बदल लिया। कुछ ऐसे लोग जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज थी जैसे कि मैजिक, वो लोग सामने आए और इस पूरे प्रोसेस को अवेकिंग कहते हैं। ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि आखिरकार ये जो खतरा लोगों के ऊपर आया है, इंसानों के ऊपर आया है, ये कितने लंबे समय तक रहेगा। और इसीलिए एक इंसान जिसका नाम था वू जिनचूल, उन्होंने ये सब कुछ हैंडल कर लिया। उन्होंने एक हंटर एसोसिएशन बनाया जिसके अंदर सभी जितने भी अवेक्ड इंसान थे उन लोगों को जगह पर इकट्ठा किया गया, जिसके बाद हंटर एक प्रोफेशनल बन गया और हमको इस खतरे से बहुत ही ज्यादा तेजी से हैंडल करने का अवसर मिला। तो आज के समय पर 2 प्रकार से लोगों को डिवाइड कर दिया गया है, एक तो है अवेक्ड हंटर्स और एक है नॉन अवेक्ड इंसान। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमारा जो जिन्वो का बेटा सांग सूहो है, इसके पास अभी कोई पावर नहीं है, तो ये अभी यहाँ पर अपने क्लासरूम में बैठकर आर्ट बना रहा होता है और ये सब कुछ जो स्टोरी थी हमको सुना रहा होता है और इसी बारे में वो सोच रहा होता है। जब वो यहाँ पर आर्ट बना रहा होता तो एक्चुअली वो यहाँ पर एक एंट मॉन्स्टर का आर्ट बना रहा होता है। वो कुछ समय पहले की बात याद करता है जब उसकी क्लास का जो लड़का था ली, वो उसको बुली किया करता था। वो उस समय को याद करते हुए बताता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एक नॉन अवेक्ड इंसान कितनी ज्यादा मेहनत करता है, कितना हार्ड वर्क करता है। वो यहाँ तक कि एक
ई रैंक का जो अवेक्ड हंटर होता है उससे भी सामना नहीं कर सकता। नॉन अवेक्ड और अवेक्ड में जमीन आसमान का अंतर है, और अगर हंटर्स गेट को नहीं रोकेंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सरल शब्दों में कहा जाए, नॉन अवेक्ड इंसान अवेक्ड इंसान के बिना सरवाइव भी नहीं कर सकते, लेकिन इफ अवेक्ड इंसान बिना नॉन अवेक्ड इंसान के सरवाइव कर सकता है। और यही वजह है कि मैं हंटर्स को बहुत मानता हूँ, और उन्हीं की वजह से नॉन अवेक्ड इंसान मेरे जैसे वो पीसफुली रह पाते हैं। लेकिन सेम टाइम पर मेरे को बहुत ज्यादा अजीब भी लगता है। मैं अपने पेरेंट्स को मिस करता हूँ। मेरा सरवाइव रहना दूसरे लोगों पे डिपेंड करता है। एक समय था जब मेरे को लगता था कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो सब कुछ डिसअपेयर्ड हो गया। ना जाने वो सब कुछ कहाँ चला गया। मैं हेल्पलेस हो गया। मॉम मेरे से अक्सर कहा करती थी कि मैं अपने डैड की तरह लगता हूँ। आखिरकार मेरे फादर इस हेल्पलेस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, सुहो। तभी उसकी आंख खुलती है, तो एक्चुअल में उसका जो आर्ट इंस्ट्रक्टर था वो यहाँ पर आ गया था, और वो उससे पूछता है कि वैसे तुम क्या बना रहे हो, लगता है कि तुम आज काफी ज्यादा फोकस्ड हो। ओह, तो तुमने ये क्या बनाया है? एक एंट? अरे नहीं, मेरे को तो इसको एक एंट ह्यूमन कहना चाहिए। तो एक्चुअल में यहाँ पर एंट मॉन्स्टर को बनाया हुआ होता है। अब वो खुद भी कंफ्यूज्ड होता है कि आखिरकार उसने यही क्यों ड्रॉ किया। वो भी अपने मन में यही सोच रहा होता है। उसके कॉलेज के बाहर उसी गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हंटर्स थे अब रेड को कंप्लीट करके गेट से बाहर आ रहे थे। सभी लोग उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर काम करने वाला जो वर्कर होता है, वो हंटर का जो लीडर होता है किम, उससे बोलता है कि ग्रेट जॉब हंटर किम। किम कहता है कि हमने डंजन को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है, और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हंटर एसोसिएशन को बताना काफी ज्यादा जरूरी है। हमको आज एक नए टाइप का बीस्ट मिला। वो एक ह्यूमनॉइड की तरह लग रहे थे। उन बीस्ट के आंख और मुंह में से ब्लू कलर के फ्लेम्स निकल रहे थे। वो काफी ज्यादा अजीब थे। वो अपने टीथ से हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर थे, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे वो लोग। मेरे को बस थोड़ी सी खरोच लग गई है, पर ये उतनी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगता है कि बस वो थोड़े से ही बीस्ट थे। वर्कर कहता है कि जरूर वो लोग ऐसे बीस्ट रहे होंगे जिनको अभी तक गेट अपेयर होने के बाद नहीं देखा गया है। मेरे को काफी ज्यादा खुशी है कि ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था। ली के हाथ में जो चोट लगी हुई होती है, जैसे वो थोड़ी सी हील होती है, तभी उसको कुछ अजीब सा लगता है। वो भी कंफ्यूज होता है कि ये क्या हुआ। उसने हाथ में जो स्वॉर्ड और बाकी सामान जो पकड़े हुए होते हैं वो छूट के उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कोई भी उस बात पे फोकस नहीं करता है। हालांकि वर्कर थोड़ा सा फोकस करता है, लेकिन उसको भी कुछ समझ नहीं आता है। तभी वो मिस्टर किम से कहता है कि हंटर किम, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? तभी किम काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर उन लोगों ने जो बीस्ट अभी अंदर रेड के दौरान देखा था, उसी की तरह मिस्टर किम भी हो जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब हंटर किम को ये क्या हुआ। वहाँ पे जो वर्कर इन सब का रिपोर्ट ले रहा होता है, हंटर किम उसको भी पकड़ लेता है और उसको काट लेता है, जिसको देखकर बाकी सभी जो आसपास लोग खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये क्या कर रहे हैं ये। तभी उनमें से एक इंसान चिल्लाते हुए कहता है कि ये ब्लू फ्लेम्स, ये तो वैसे ही है जैसे डंजन के अंदर बीच में से निकल रही थी। लगता है ये लोग बाहर भी आ गए हैं। और ऐसा कहते ही सभी लोग जो होते हैं आसपास से वो भागना शुरू कर देते हैं बचकर, लेकिन हंटर किम उसको काटते हैं, जिसके बाद बाकी सभी लोग जो होते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं जिनको वो लोग काटते हैं। और फिर सभी लोग एक दूसरे को काटने लग जाते हैं और एक दूसरे को इन्फेक्टेड करने लग जाते हैं। और यहाँ पर जो भागने उगने की आवाज आ रही थी उसको सांग सूहो और उसका जो आर्ट इंस्ट्रक्टर होता है वो भी सुनते हैं, बाकी सभी बच्चे भी सुनते हैं। बाकी सभी बच्चे भाग के वो लोग विंडो के पास जाते हैं और देखते हैं ये क्या हो रहा है। सूहो भी वहाँ पर जाता है, उन लोगों से पूछता है कि क्या हो रहा है वहाँ, ये लोग आपस में एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। तो यहाँ पर जितने लोग भी इन्फेक्टेड हो गए होते हैं वो भी उन बीस्ट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। उनके भी आंख और मुंह में से फ्लेम निकल रही होती है और वो बाकी लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं काट काट कर। बाहु का जो एक साथी होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है, कहता है इनके आंख ये ब्लू ग्लो क्यों कर रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई बीस्ट है। तभी उसके बगल में खड़ी जो एक लड़की होती है कहती है कि क्या ये कोई डंजन ब्रेक है। आसपास जो लोग बच गए होते हैं चिल्ला रहे होते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ से, निकलो जल्दी, सभी लोग भागो यहाँ से। लेकिन कुछ लोग कह रहे होते हैं नहीं नहीं नहीं, हंटर्स का हम लोग को इंतजार करना चाहिए। तभी सांग सूहो अपने आर्ट इंस्ट्रक्टर कहता है कि सर लिम, आप तो एक अवेकर है ना, तो आप कुछ करते क्यों नहीं। उसका आर्ट इंस्ट्रक्टर कहता है नहीं, अरे नहीं, मतलब मैं एक ई रैंक का अवेकर हूँ, मेरी रैंक ई है। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए। तभी उनके सामने जो एक बिल्डिंग होती है वहाँ पर भी वो इन्फेक्टेड जो होता है वो वहाँ पर पहुँच गया होता है और वो इन लोगों की तरफ ही देखता है। ये लोग कहते हैं कि हमको भागना चाहिए और ये लोग कुछ कर पाते। तभी वो इन्फेक्टेड इंसान होता है वो इन लोगों के ऊपर अटैक करता है और शीशा तोड़कर इन लोगों के पास से जाता है। सभी लोग इधर उधर अपनी जान बचा के भागते हैं। तू हो जब वहाँ से भागते हुए बाहर जा रहा होता है तभी वहाँ
वहाँ पर देखता है तो एक लड़की नीचे गिरी पड़ी होती है और वो कह रही होती है कि मेरे पैर में इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि मैं खड़ी होकर यहाँ से जा पाऊँ, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। वो सूहो से बोलते हैं, लेकिन सूहो कहता है कि रुको रुको, तुम यहाँ पे इंतजार करो, मैं हंटर को बुला के लाता हूँ। लेकिन लड़की सिर्फ चिल्लाते रहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन सूहो अपने मन में सोच रहा था कि ये मैंने क्या कह दिया, हंटर को बुला रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं डायरेक्टली उसको ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर मर जाओ, लेकिन एक नॉन अवेक्ड इंसान के तौर पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। रुको मेरे को सोचने दो। अरे नहीं, नॉन अवेक्ड, अगर मैं सिचुएशन को इस तरीके से ब्लेम करता रहूंगा तो इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। मेरे को कुछ ढूंढना पड़ेगा। सांग सूहो सोचो। ओके, अगर डैड यहाँ पर होते तो वो इस सिचुएशन में क्या करते, मुझे सोचना पड़ेगा। अगर डैड यहाँ पर होते तो वो क्या करते। तभी वो जो इन्फेक्टेड इंसान होता है वो उस लेडी को खत्म करने ही वाला होता है, और तभी सांग सूहो उस इन्फेक्टेड इंसान के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो उसको खत्म कर देता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर डैड यहाँ पर होते तो वो भी यही करते। बाद हम लोग एक नोटिफिकेशन स्क्रीन देखते हैं तो सांग सूहो इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने से पहले कुछ सोच रहा था, तो इसीलिए हम लोग को थोड़े समय पहले का सीन बताया जाता है। सांग सूहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि काफी समय पहले मैंने एक सपना देखा था। वो सपना जैसे कि एक गेम की तरह था। तो असल में सांग सूहो ने गेम के अंदर जिस तरह से जिनवू मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप कर रहा था, उसने भी अपने सपने के अंदर कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखा था कि उसके अंदर भी पावर आ गई है और वो यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार मार के अपनी पावर को, अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है और वो लेवल अप करते जा रहा है। जितनी बार भी वो मॉन्स्टर्स को हरा रहा है उतनी बार वो लेवल अप कर रहा है, वो और भी ज्यादा ताकतवर बनते जा रहा है। वो सपने में काफी ज्यादा खुश था क्योंकि रियल लाइफ में तो उसके अंदर उतनी पावर्स नहीं थी, लेकिन सपने के अंदर जिस तरीके से वो मॉन्स्टर्स को मार के और भी ज्यादा ताकतवर बनते जा रहा था, उसको उसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उसके हाथों में ही इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि वो अपने हाथों से किसी मॉन्स्टर्स को मार रहा था तो वो मॉन्स्टर से खत्म हो जा रहा था। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स ताकतवर होते जा रहे थे, मेरे को भी जरूरत थी कि मैं भी लगातार ताकतवर होता जाऊं, और इन सब के दौरान मुझे काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। मैंने जिनके अंदर मॉन्स्टर्स को मार मार के अपने आप को लेवल अप किया और बहुत ज्यादा ताकतवर बना। मेरे को कई परेशानियां हुई, मेरे सामने कई मॉन्स्टर्स आए, पर मैंने रुका नहीं, मैं लड़ता रहा, मैंने पूरी कोशिश की और अपने आप को लेवल अप करता गया। और आखिरकार जब मैं हाईएस्ट फ्लोर पर पहुंच गया तो मुझे वहां पर एक मॉन्स्टर मिला। फाइनल जो बॉस था वो काफी ज्यादा ताकतवर था। वैसे वो मेरा दुश्मन था, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी जो पावर्स थी, उसके अंदर से जो पावर्स निकल रही थी, उसने मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया। और कुछ रीजन की वजह से जो फाइनल बॉस था वो था, तो जो फाइनल बॉस था वो सांग सूहो के सर के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है तुम्हें इस गेम में मजा तो आया होगा ना। अभी बात सुन के सांग सूहो काफी ज्यादा हैरान होता है, उस आवाज को सुन के भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है गेम। तभी वो फाइनल बॉस की तरफ देखता है, वो देखता है तो एक्चुअली में वहाँ पर जिनवू था। वो अपने फादर को देखते हुए कहता है फादर आप। तो जो फाइनल बॉस था दोस्तों वो सांग जिनवू था। अब पता नहीं किस कारण की वजह से, वो रीजन तो हम लोग कहानी में आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमको पता चलेगा, लेकिन अभी आप लोग ये जान लीजिए कि उसके सपने में जो फाइनल बॉस था वो जिनवू था। शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मेरे डैड की जो इमेज है वो मेरे ड्रीम में रिफ्लेक्ट हुई हो। मेरे डैड जो कि काफी ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा पावरफुल थे, आखिरकार वो इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। अगर आप इस अनबिलीवेबल सिचुएशन में होते तो आप भी यही करते। और फिर सांग सूहो काफी ज्यादा तेजी से जाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो उस इन्फेक्टेड हंटर को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। और अपने मन में सोचते कहता है कि आप भी यही करते जो मैंने किया। मुझे अब क्या करना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि एक अगर अनअवेक्ड इंसान किसी के ऊपर भी अटैक करता है जिसके पास माना नहीं है, तो उसका जो अटैक है वो मैजिक बीस्ट के ऊपर वर्क नहीं करता। क्या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन तभी वो ध्यान से देखता है तो एक्चुअल में वो जो इन्फेक्टेड हंटर था भाई वो घायल हो जाता है उसके इस अटैक से। अब इस चीज को देखकर सांग सूहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसका अटैक इस मैजिक बीस्ट के ऊपर वर्क ही नहीं करेगा। उसने जिस लड़की की जान बचाई होती है वो लड़की भी ये सीन देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन तभी सांग सूहो नोटिस करता है कि एक्चुअल में जो टाइम है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो चुका है। वो तो मूवमेंट कर पा रहा है लेकिन वो जो लड़की है और वो जो मैजिक बीस्ट था वो दोनों कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि समय क्यों रुक गया है।
तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिस पे लिखा हुआ होता है सीक्रेट क्वेस्ट को कंप्लीट करने की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मिल चुकी है, जो कि है करेज ऑफ द वीक। तो अब आप एक तरह से प्लेयर बन गए हैं। तो क्या आप प्लेयर बनना चाहेंगे? क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे? सांग सूहो अभी भी अपने ड्रीम में जिस तरीके से वो अपने आप को लेवल अप कर रहा था वही याद करता है। वो कहता है कि ये सिचुएशन ये तो मेरी ड्रीम की तरह लग रही है, और अगर मैं इस तरीके से फाइट कर सकता हूँ जैसा कि मैं ड्रीम में कर रहा था, तो मेरे पास तो कोई रीजन ही नहीं है ना कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट ना करूँ। और इस सिचुएशन में मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। वो उस नोटिफिकेशन स्क्रीन को ये बताता है कि वो अपने आप को एक प्लेयर के तौर पर एक्सेप्ट करता है। और ऐसा बोलते ही उसकी विंडो पर फिर से एक पॉपअप आता है जिसमें उसको कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाता है और उसको बताया जाता है कि अब आप एक प्लेयर बन चुके हैं। जिसके बाद उसके सामने जो विंडो पॉपअप होती है उसमें और भी उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्वेस्ट के रिगार्डिंग। साथ ही में उसको एक ब्लेसिंग भी मिली हुई होती है, और इस ब्लेसिंग की पावर की वजह से उसका सिस्टम इस बात को हरदम इंश्योर करेगा कि जो प्लेयर है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में ताकतवर और हेल्थी रहे। और इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जो रिवॉर्ड दिया जाएगा वो था लॉन्गेविटी। तो इस रिवॉर्ड को पा लेने के बाद जितनी भी डिसीज होंगी, पॉइजन होगा, स्टेटस इफेक्ट्स होगा, वो सभी के सभी हील्ड हो जाएंगे। साथ ही में जो रीजनरेशन की वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और फाइनली उसको एक नोटिफिकेशन देके बताया जाता है कि सिस्टम प्लेयर की मदद करेगा उसको आगे बढ़ने में। ये कोई ड्रीम नहीं है, ये रियल लाइफ। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, अगर गलती करोगे तो मर भी सकते हो। और फाइनली उसकी जो स्टेटस विंडो है उसके सामने आ जाती है। तो जो उसकी स्टेटस विंडो थी वो बेसिकली सब कुछ अभी नॉर्मल थी, जैसे कि जिन्हों की फर्स्ट टाइम पे थी ना, बेसिक एकदम। तो इसका भी बेसिक ही अभी। सांग सूहो ये सब कुछ देख के काफी हैरान होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो गेम की तरह है, जैसे स्टेटस विंडो और भी बाकी सब कुछ, ये सब कुछ तो ऐसा ही हो रहा है जैसे कि मैंने सोचा था। तभी उसका सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि आपका जो क्वेस्ट है वो आ चुका है। तो एक्चुअली जो क्वेस्ट था वो था मिस्ट बर्न को हराना। तो असल में दोस्तों यहाँ पर जो इन्फेक्टेड हंटर है और बाकी जिन लोगों को इन्फेक्टेड किया था उनको मिस्ट बर्न कहते हैं। मतलब इस टाइप के जो मॉन्स्टर्स थे इनको मिस्ट बर्न कहते हैं। तो सिस्टम उसको बताता है कि जैसे आप मिस्ट बर्न को हराओगे तो आपका जो है वो लेवल अप भी होगा। और तभी टाइम फिर से चलने लग जाता है। उसके सामने जो इन्फेक्टेड हंटर था उसके सिर के ऊपर उसका नाम और उसका लेवल लिख के आ रहा था। तो जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि जिनवू में भी ऐसे कुछ था, जिनवू के सिस्टम में उसको सामने वाले का सब कुछ दिखाई दे रहा था ना, तो उसके जो सन है सांग सूहो उसके साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है। तो असल में सामने जो एक इन्फेक्टेड हंटर था ना उसके सर के ऊपर लिख के आता है कि एक डी रैंक का अवेक्ड मिस्ट बर्न है, और उसके आसपास जो बाकी मिस्ट बर्न थे उनके सर के ऊपर सिर्फ मिस्ट बर्न लिख के आता है, क्योंकि वो लोग नॉर्मल इंसान है, वो लोग अवेक्ड वगैरह नहीं हुए हैं, तो वो लोग सिर्फ मिस्ट बर्न है। तभी सांग सूहो नोटिस करता है कि टाइम फिर से चलने लग गया है। तभी वो यहाँ पर पीछे लड़की खड़ी होती है जिसकी जान उसने बचाई होती है, उसको कहता है कि जल्दी भागो यहाँ से। जिस पर लड़की कहती है हाँ ठीक है। सांग सूहो उन मिस्ट बर्न की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे जो अपोनेंट्स हैं उनमें से 2 अनअवेकर हैं, यानी नॉर्मल है, और जो उनमें से एक है वो एक हंटर है। तो ठीक है, अगर मैं सच में अवेक्ड हुआ हूँ तो मैं इनसे लड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो फिर से उसके पास जो आइटम होता है उसकी मदद से वो उनके ऊपर अटैक करता है और अपने पंचिस से भी उनके ऊपर अटैक करता है। सांग सूहो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। भाई एक्चुअली हुआ क्या था, उसने यहाँ पर जो एक पंच था उनमें से एक मिस्ट बर्न को जैसे ही मारा होता है भाई वो मिस्ट बर्न छत की दीवार तोड़ के वहां से बाहर चला जाता है। इसको देख कर तो भाई सांग सूहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है अपने ताकत के ऊपर। वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि ये क्या है भाई। उसका सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि आपने एक मिस्ट बर्न को जो है उसको हरा दिया है। सांग सूहो अपने मन में दोस्तों कहता है भाई सिर्फ एक शॉट में। इसके बाद वो बाकी बचे यहाँ पर जो मिस्ट बर्न होते हैं उनके ऊपर भी अटैक करता है काफी तेजी से। हालांकि मिस्ट बर्न भी उसके ऊपर अटैक करते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन सांग सूहो तो भाई बच जाएगा, वो तो ऐसा प्लेयर हो चुका है अब। तो जो दूसरा यहाँ पर अनअवेक्ड मिस्ट बर्न होता है सांग सूहो उसको भी हरा देता है और उसका लेवल अप होता है। तो फाइनली उसके सामने बचा था एक डी रैंक का अवेक्ड मिस्ट बर्न जो कि एक हंटर ही था, लेकिन वो इन्फेक्टेड हो गया था। जिसके बाद सांग सूहो का सिस्टम उसको बताता है कि आपका जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको यहाँ पर एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो क्या आप इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और वो फटाफट जाकर जो लास्ट बचा वो मिस्ट बर्न होता है उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो जो मिस्ट बर्न होता है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसके उस अटैक से, वो बस खड़ा ही होता है। चोट हालांकि उसको लगी हुई होती है लेकिन वो बस खड़ा ही होता है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसके अटैक से। बल्कि उल्टा जो सांग सूहो था वही उसके ऊपर अटैक करके भाई नीचे जमीन पे गिर जाता है। वो कहता है
ये क्या है। अब साथ ही में यहाँ पर जो वो डी रैंक का मिस्ट बर्न था उसने सांग सूहो के ऊपर भी अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसको भी चोट लग गई होती है। अपने मन में सोचते हो, कहता है कि अगर एक मैजिक बीस्ट मेरे ऊपर अटैक कर दे और अगर ये घाव नहीं भरी तो मैं भी एक मैजिक बीस्ट बन जाऊंगा। क्या क्या, 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 क्या सही में मैं रीअवेक होने के बाद एक मैजिक बीस्ट बन जाऊंगा? ये क्या चल रहा है भाई। तभी सांग सूहो का सिस्टम जो होता है उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि आपके अंदर एक हार्मफुल इफेक्ट डिटेक्ट हुआ है। तो उसकी जो लॉन्गेविटी इफेक्ट था उसकी वजह से वो जो हार्मफुल इफेक्ट उसके ऊपर हुआ था वो ठीक हो जाता है, जिसको देखकर वो भी काफी हैरान होता है। कहता है ये क्या है। सांग सूहो इसके आगे कुछ सोच पाता, जो डी रैंक का मिस्ट बर्न था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो सांग सूहो को जमीन पे गिरा देता है। सांग सूहो अपने मन में सोचते हुए कहता है, अगर मैं कमजोर हूँ एक डी रैंक से जो कि एक मैजिकल बीस्ट बन चुका है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। अरे नहीं 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 यार, मैं जस्ट अभी तो अवेक हुआ हूँ और मैं रैंक्स की चिंता क्यों कर रहा हूँ। पर यार मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब भाई उसकी भी थोड़ी सी फट रही होती है सांग सूहो की भी भाई, क्योंकि उसके ऊपर यार एक मिस्ट बर्न बैठा हुआ है भाई, उसको नहीं मारेगा तो वो उसको मार देगा। तभी जो सिस्टम होता है उसको फिर से नोटिफिकेशन देके बताता है कि क्या आप रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना चाहोगे, जिस पर वो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसका अटैक थोड़ा सा पावरफुल होता है, जिससे कि जो डी रैंक का मिस्ट बर्न था वो थोड़ा सा दूर जाके गिरता है और वो अपनी जान थोड़ा समय के लिए बचा लेता है। लेकिन मिस्ट बर्न फिर से अटैक के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि भाई वो तो मैजिक बीस्ट है, उससे तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इन अटैक से तो। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही सांग सूहो रेडी होता है और वो काफी ज्यादा तेजी से उस मिस्ट बर्न के ऊपर अटैक करता है। लेकिन उस मिस्ट बर्न को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उस सांग सूहो के ऊपर ही उल्टा अटैक करता है। सांग सूहो भी भाई कंफ्यूज होता है कि क्या ये क्या हो रहा है यार। एक्चुअली उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो एक डी रैंक के मिस्ट बर्न को हरा पाए। इसलिए अपने मन में सोचते कहता है, एक मिनट, मेरे जो बाकी रिवॉर्ड पॉइंट्स है मैं भी उनको स्ट्रेंथ में जोड़ लेता हूँ। इसके बाद वो अपने जो रिवॉर्ड्स का फुल इस्तेमाल करता है और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी हाई हो जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर एक पंच बनाता है और काफी ज्यादा तेजी से उस मिस्ट बर्न के ऊपर अटैक करता है। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने वैसे इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं सुना है कि एक अवेकर जिसका जस्ट अभी अभी रीअवेक्ड हुआ है वो लेवल अप कर सकता है। तो जैसा कि रैंक अवेकिंग के ऊपर डिसाइड होता है और अगर किसी को अवेक्ड होने के बाद एक रैंक मिल जाए तो वो उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता है। और वो काफी ज्यादा तेजी से उस मिस्ट बर्न के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सामने यहाँ पर जो एक दीवार होती है भाई वो पूरी पूरी टूट जाती है और वो मिस्ट बर्न के साथ साथ वो भी उस दीवार को तोड़कर बाहर गिरता है। और फिर वो काफी ज्यादा तेजी से एक और पंच मारता है, जिसकी वजह से जो मिस्ट बर्न होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। सांग सूहो भी काफी ज्यादा थक गया था भाई इस मिस्ट बर्न को हराने के चक्कर में। तभी उसका सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि आपने डी रैंक के अवेक्ड मिस्ट बर्न को हरा दिया है और उसका फिर से लेवल अप हो जाता है। सांग सूहो वहाँ पर बैठ जाता है, वो कहता है कि मैं जीत गया और इसी के साथ साथ मैं भी एक अवेकर बन गया हूँ, मेरे को ये अभी से करना होगा। तो जैसा कि अब मैं अवेक्ड हो चुका हूँ तो मेरे को लोगों की जान बचानी होगी और इस क्राइसिस को सॉल्व करना होगा। और ऐसा कहने के साथ वो यहाँ पर बाहर आता है देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर क्या सिचुएशन है बाहर आउटसाइड। जैसे वो यहाँ पर बाहर देखने के लिए आता है तभी वो अपने सामने देखता है तो एक्चुअल में उसके ऊपर एक मिस्ट बर्न ने अटैक कर दिया होता है। उसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तो एक्चुअल में ये एक सी रैंक का अवेक्ड मिस्ट बर्न था जो कि पिछले बार से ज्यादा ताकतवर था और वो सांग सूहो के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। और इसी मिलिट्री फोर्स आ गई होती है, लेकिन वो लोग इस जगह पे नहीं आते हैं। वो लोग अनाउंस करके बताते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के आसपास एक डंजन ब्रेक हुआ है, तो हम सभी सिविलियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कोई भी उस एरिया में है वो वहाँ से जल्द निकल जाइए। मिलिट्री के सामने ही लोग मर रहे होते हैं, जो इन्फेक्टेड लोग थे वो घूम रहे होते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, वहाँ पे लोगों की जान नहीं बचा पा रहे होते। बस वो लोग बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि अगर कोई वहाँ पर है तो वो सेफ रहिए या वहाँ से जल्द निकल जाइए। इन मिलिट्री फोर्स का जो लीडर होता है वो कहता है कि डैम इट, लोग मर रहे हैं लेकिन हम सिर्फ उनको यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। अब पता नहीं हंटर एसोसिएशन के द्वारा जिन हंटर्स को भेजा गया है वो यहाँ पर कब तक आएंगे। तो एक्चुअली दोस्तों ये लोग सिर्फ मिलिट्री वाले हैं और इनके पास इतनी पावर नहीं है कि भाई ये लोग डायरेक्टली जो मैजिक बीस्ट हैं या जो डिमोन्स हैं उनसे फाइट कर सके। उनसे फाइट करने के लिए तो हंटर्स को ही आना होगा और इसीलिए ये लोग बस उस सिचुएशन को देख रहे होते हैं और जो भी यहाँ कुछ हो रहा होता है उस सिचुएशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने आगे दे रहे होते हैं। तभी उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है जहाँ पे उन लोगों को बताया जाता है कि रैंक बी या उससे ऊपर के जो हंटर्स हैं उनको असाइन करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। जिसकी बात सुन के उनका जो लीडर होता है वो कहता है क्या बी रैंक, लेकिन ये गेट तो डी रैंक का था ना।
जहाँ पर उसको बताया जाता है कि हाँ, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने इस चीज को अच्छे से जाना और उनको तब पता चला कि असल में यहाँ पर कुछ हंटर्स जो है वो इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो इनमें जो एक हंटर है वो एक सी रैंक का हंटर है, तो हमको उससे ज्यादा के ऊपर के हंटर्स को भेजना पड़ेगा जो कि सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर एक सी रैंक का हंटर भी इन्फेक्टेड हुआ है जिसका नाम किम है, और इसी ने अभी जिनवू के ऊपर लास्ट वाला एपिसोड में अटैक किया था और जिनवू इसी के साथ फाइट करेगा। तभी हम लोग अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सांग सूहो, जिनवू का बेटा, उसके सामने वही सी रैंक का हंटर होता है, लेकिन एक्चुअल में अब ये इन्फेक्टेड हो चुका है जो कि अब मिस्ट बर्न बन चुका है। सांग सूहो उसको ही देख रहा होता है, उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी होती है और वो सांग सूहो की तरफ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। सांग सूहो उसकी तरफ देखते अपने मन में सोचते हो, कहता है कि यार ये क्या चल रहा है यार, आखिरकार ये नीचे वाले फ्लोर पर यहाँ पर कैसे जंप करके आ गया। तभी वो उसके सर के ऊपर देखता है तो उसको पता चलता है कि एक्चुअल में एक सी रैंक का अवेक्ड मिस्ट बर्न है। और वो देख कर अपने मन में सोच रहा था क्या सी रैंक का मिस्ट बर्न, और भाई इसके पास ये वीपन क्या कर रहा है। जरूर भाई ये जो दूसरे मिस्ट बर्न थे उससे अलग है, बहुत ज्यादा अलग है यार। लेकिन नहीं 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 नहीं, अभी कुछ समय पहले तो मैंने लेवल अप किया है ना, तो क्या मैं इसके खिलाफ लड़ सकता हूँ भाई, पता नहीं। लेकिन फिर भी भाई वो कोशिश करने के लिए रेडी हो जाता है, शायद वो उसको हरा पाए। अब उसे खुद नहीं मालूम कि कितना लेवल अप हुआ, पर वो ट्राई करने के लिए कहता है चलो ठीक है देखते हैं भाई। और ऐसा कहने के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले वो जो मिस्ट बर्न होता है उसके ऊपर अटैक करता है स्वॉर्ड से, जिसके अटैक से बचने के लिए सांग सूहो थोड़ा सा नीचे झुक जाता है और वो बच भी जाता है उसके अटैक से। और वो भी बेचारा काफी ज्यादा डर गया होता है, वो कहता है भाई ये तो काफी अलग है यार, खतरनाक है भाई ये तो। जिसके बाद सांग सूहो यहाँ पे डिसाइड करता है कि भाई वो यहाँ से भागना ही चाहेगा, क्योंकि भाई ये वाला जो मिस्ट बर्न है भाई वो बाकियों की तुलना में काफी ज्यादा ताकतवर है, वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि उससे लड़ पाए, और इसीलिए वो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भाई इस जैसे मॉन्स्टर के खिलाफ भाई मेरे बस की नहीं है लड़ पाना, मेरे को नहीं लगता कि मैं इससे लड़ पाऊंगा। अच्छा तो इसीलिए यहाँ पर अवेकन होने के बाद यहाँ पर रैंक्स बनाई गई है। चलो कोई नहीं, जब तक हंटर्स यहाँ पर नहीं आते हैं मेरे को तब तक यहाँ पर इंतजार करना होगा। लेकिन वो जो मिस्ट बर्न होता है वो भी उसका पीछा करने लगता है। सांग सूहो वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगता है, लेकिन वो जो मिस्ट बर्न होता है भाई वो तो मुस्कुरा रहा होता है। सांग सूहो कहता है इसे क्या हो गया। जब वो पीछे मुड़ के देखते तो एक्चुअली उसे पता चलता है कि जो इनकी यूनिवर्सिटी है इसके जो टॉप फ्लोर है एकदम बिल्डिंग के, वहाँ पर 3 लड़कियां जो कि अपनी जान बचा के वहाँ पे खड़ी थी, वो मिस्ट बर्न उसको देख लेता है। सांग सूहो कहता है अरे नहीं यार। अब वो लड़कियां वहां पर इंतजार कर रही होती हैं हंटर्स का, ताकि हंटर्स वहां पर आए और उनकी जान बचाएं, और इसीलिए वो लोग वहां पर जाकर खड़ी होती हैं। वो लोग भी उस मिस्ट बर्न को देख लेते हैं, वो भी उसको देखकर काफी ज्यादा डर रही होती हैं, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती हैं। और तभी यहाँ पर हम उस मिस्ट बर्न को देखते हैं जो कि उन लड़कियों के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक कर देता है। भाई वो मिस्ट बर्न एक ही बस जंप मारता है और सीधा वो टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है। अब वो लड़कियां उस मिस्ट बर्न को वहां पर देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। इस तरफ हम लोग सांग सूहो को देखते हैं जो कि ये सीन देख लेता है कि मिस्ट बर्न जो है उनके पास पहुंच चुका है। वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, कहता है कि नहीं 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 मुझे कुछ तो करना होगा यार, मैं यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ इन लोगों को देख नहीं सकता हूँ। नहीं 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 मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा यार, मैं यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ तमाशा नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, और फिर सांग सूहो भी यहाँ पर एक तगड़ा सा जंप मारता है और भाई वो भी एक जंप में सीधा वहाँ पर पहुंच जाता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पर समय नहीं है हंटर का इंतजार करने के लिए, मेरे को इन लोगों की जान बचानी होगी, और उड़ते हुए जाकर एक पंच मारता है उस मिस्ट बर्न को। लेकिन यहाँ पर उस मिस्ट बर्न को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को इसको किसी भी हाल में रोकना होगा। और फिर इसके बाद वो मिस्ट बर्न भी उसको देख लेता है और अपने स्वॉर्ड की हेल्प से उसकी तरफ अटैक करता है, लेकिन सांग सूहो उसकी इस अटैक से बच जाता है। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भाई अगर इसने मेरे को एक भी हिट मार दिया ना, अगर इसका एक सिंगल हिट भी मेरे को टच कर गया ना भाई मैं तो मरा। और इसी डर की वजह से वो उसके अटैक से बच रहा होता है। तभी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि नहीं नहीं, लेकिन यार मैं इस तरीके से हार के यहाँ से भाग तो नहीं सकता ना, मेरे को इससे लड़ना ही होगा। और ऐसा कहते ही सांग सूहो भी उससे लड़ने के लिए रेडी होता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो मिस्ट बर्न भी सांग सूहो को मारने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। सांग सूहो उस मिस्ट बर्न को खींच के एक पंच मारता है और फिर अपने पैर की मदद से उसके मुंह पर एक पंच मारता है, लेकिन वो मिस्ट बर्न भी अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से सांग सूहो के ऊपर अटैक करता है और सांग सूहो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसको एक किक मार के काफी ज्यादा दूर फेंकता है। सांग सूहो सामने पड़ी दीवार पे जाकर टकरा के नीचे गिरता है। वो काफी ज्यादा घायल हो गया होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, शायद उसका अंत नजदीक है। सांग सूहो का सिस्टम उसको वार्निंग देके बताता है कि तुम्हारी एचपी 1 बची हुई, जिसको देखकर सांग सूहो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या सिर्फ 1 एचपी, मैं काफी ज्यादा लकी था, बहुत ज्यादा लकी। सांग सूहो कहता है लगता है कि सिस्टम भी नहीं चाहता है कि मैं इस तरीके से हारूं। तभी हम लोग यहाँ पर किसी चीज को देखते हैं जो कि ब्रेक होकर बाहर आना चाह रही होती है और फिर धीरे धीरे करके वो चीज यहाँ पर बाहर आने लगती है।
वो मिस्ट बर्न सांग सूहो के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से जाते हुए उसके ऊपर अटैक करके तो वो खत्म करने ही वाला होता है। और सांग सूहो का यहाँ पर जो फटीग होता है वो भी 99 पहुंच गया होता है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि जुनवो का जब फटीग जब ऊपर जाता था तो जुनवो को उसको कम करना पड़ता था। एक्चुअल में डर होता है उसके अंदर का, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डर होता है। सांग सूहो कहता है कि नहीं यार, सांग सूहो को कोई भी उम्मीद नहीं होती है उसके बचने की। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि एक चीज वहाँ पर ब्रेक होती है। सांग सूहो भी उसको देखता है और वो कहता है ये क्या है यार, ये क्या कोई एंट है। तो एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर एक एंट मॉन्स्टर आ गया होता है। वो जो एंट मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ये सब कुछ हुआ क्योंकि मैं लेट हो गया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमको राजकुमार को हानि पहुंचाने की सजा मिलेगी, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को क्लियर नहीं है, आई थिंक ये बेरू है। तो अभी के लिए जैसे कि मेरे को मालूम नहीं है तो मैं इसको एंट मॉन्स्टर ही कहूंगा। तभी हम लोग यहाँ पर जो सांग सूहो का जो आर्ट इंस्ट्रक्टर होता है वो यहाँ पर पोछा लेकर आता है एक मिस्ट बर्न को हराने के लिए। भाई वो पता नहीं क्या सोच के यहाँ पर पोछा लेकर आ गया था। अब जैसे ही मिस्ट बर्न को अपने क्लोज आते हुए देखता है उसकी खुद की फट जाती है, कहता है करे कोई बचाओ मेरे को यार। तभी हम लोग देखते हैं कि उस मस्ट बर्न के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एंट मॉन्स्टर आ गया था जिसने उसकी वाट लगा दी थी। इसके बाद यहाँ पर जितने भी मिस्ट बर्न होते हैं आसपास, वो जो एंट मॉन्स्टर होता है वो सबको खत्म कर देता है। और उसकी यहाँ पर जो पावर होती है भाई इतनी तेजी से रिलीज होती है कि पूरे शहर में उसकी पावर फैल जाती है, सबको दिखने लग जाती है। दूर खड़े जो मिलिट्रीज होती हैं वो भी देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो भी कहते हैं ये क्या है यार। इस तरफ हम लोग उसी एंड मॉन्स्टर को देखते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग उसके बचपन के कुछ पलों को देखते हैं जहाँ पर वो बचपन में जब ड्राइंग कर रहा होता है तो वहाँ पर वो एक एंड मॉन्स्टर को बनाता है। और इसी तरीके की उसकी जितनी भी पेंटिंग होती थी वहाँ पर वो एंट मॉन्स्टर बनाता था। तो जिनवो की टीम में जितने भी शैडो सोल्जर्स थे उनमें से काफी की ना वो ड्राइंग बनाया करता था बचपन में ही। अब उसे खुद को नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों करता था, बट वो बना देता था। और तभी जब एक दिन वो एंट मॉन्स्टर की फोटो बना रहा होता है तभी उसके सामने बेरू आता है, जिसको देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब ये कौन है। और जैसे बेचारा पूरा भाई बेरू को देखता है उसका तो भाई मुंह खुला खुला रहता है, बेचारा काफी ज्यादा डर जाता है। अरे बच्चा ये इतने बड़े खतरनाक मॉन्स्टर को देखे तो डर ही जाएगा। जहाँ पर बेरू उसने जो ड्राइंग बनाई हुई होती है उसको हाथ में लेते हुए कहता है कि यंग मोनार्च आपने मेरे को बनाया है। और फिर वो इस वहीं पे कट होता है। हम लोग देखते हैं सांग सूहो को जिसकी आंखें खुल गई होती हैं क्योंकि इस समय वो हॉस्पिटल में होता है। जैसे कि लास्ट वाले एपिसोड में जब वो बेहोश हो गया था तो उसको हॉस्पिटल लाया गया था और अब वो यहाँ पर ठीक हो गया है। तो अभी अभी इसको होश आया है। वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो किस जगह पर है। और उससे ज्यादा हैरान वो होता है कि उसको आखिरकार बचपन के वो दिन अपने क्यों याद आ रहे हैं। वो कहता है एंट सांग सूहो अब जग जाता है। वो अपना फोन पिक करता है। उसके फोन पर जो उसके अंकल होते हैं उसको काफी कुछ सुना रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि सूहो क्या हुआ, कहीं तुम ज्यादा तो घायल नहीं हो गए हो ना, क्या तुम ज्यादा घायल हो गए हो, जल्दी बताओ कैसे हो तुम। और हाँ, अगर तुमको अपनी चिंता है तो तुमको यहाँ पर थोड़ा संभल के रहना चाहिए। मुझे लगता है कि तुमको थोड़े से अब एक बॉडीगार्ड्स अपने आसपास रखने चाहिए क्योंकि ये दुनिया दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जिसपे सांग सूहो अपने अंकल से कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ अंकल। इसके बाद सांग सूहो बताता है कि जब मेरी आंखें खुली तो लगभग 2 दिन बीत चुके थे। वो न्यूज देख रहा होता है। न्यूज पर इसी इंसिडेंट के बारे में बात चल रही होती है क्योंकि ये जो इंसिडेंट था वो एक तरह से कहा है तो बहुत बड़ा इंसिडेंट था क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे मॉन्स्टर्स को देखा गया था, मिस्ट बर्न वाले मॉन्स्टर्स को। और इसीलिए पूरी कंट्री में इसी इंसिडेंट की चर्चा चल रही होती है किस तरीके से कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट पर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। और इससे भी बड़ा जो टॉपिक रहा वो ये रहा कि यहाँ पर एक और नए प्रकार का मॉन्स्टर मिला जो कि था मिस्ट बर्न। और ये जो मॉन्स्टर था ये इतना ज्यादा ताकतवर था कि किसी भी इंसान को इन्फेक्टेड कर सकता था। यहाँ तक कि ये किसी भी हंटर को भी इन्फेक्टेड कर सकता था और उनको मॉन्स्टर बना सकता था। हंटर एसोसिएशन ने भी इस इंसिडेंट के ऊपर अपने रिस्पॉन्स देने में काफी ज्यादा डिले कर दिया। यहाँ तक कि ये जो चीज थी ये सिटी के मिडल में हुई थी, यानी कि जो हंटर एसोसिएशन है उसको पता तो चल गया था कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, लेकिन वो लोग भी थोड़ी सी जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे और इसीलिए उसके बाद उन लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स दिया। और जब उस इंसिडेंट वाले दिन जब वहाँ पर हंटर्स पहुंचे तो उन लोगों ने वहाँ का नज़ारा देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि वहाँ पर जितने भी मिस्ट बर्न थे वो पता नहीं किस तरीके से अननोन तरीके से वो लोग मारे गए। ये हंटर्स और बाकी सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा मिस्टीरियस बात थी कि आखिरकार किस तरीके से और इन लोगों को किसने मार दिया। कुछ भी नहीं मालूम था उन लोगों को। एक लड़का जो कि न्यूज वालों को
उस इंसिडेंट वाले दिन की बात बता रहा था। वो बता रहा था कि जो लोग मॉन्स्टर्स में सडनली बदल गए थे वो लोग मेरे सामने ही जलकर और बुरी तरीके से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और वो लोग मेरे सामने ही मर गए। तो एक्चुअली तो हम लोग को मालूम ही है कि भाई ये सारा कारनामा एक्चुअल में बेरू ने किया था और बेरू की वजह से वो सब मरे थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि किसने किया था। और इसीलिए